हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शुरू करते हैं संविधान की शपथ। आपके साथ मैं हूं रुमाना इसार खान। देश के लिए आज का दिन बेहद अहम। गलवान में एलएसी पर चीन को मिले जवाब के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख पहुंचे। फॉरवर्ड लोकेशन निमू में मोदी ने 26 मिनट तक जवानों से बात करके उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसकी विस्तारवादी सोच की सरहद पर जाकर धज्जियां उड़ा दी। जब प्रधानमंत्री मोदी सैनिकों को संबोधित कर रहे थे तो चीन बौखलाया हुआ था, कह रहा था हालात बिगड़ने वाले कदम कोई पक्ष ना उठाए। आपको प्रधानमंत्री मोदी का 26 मिनट का पूरा भाषण सुनना चाहिए, क्योंकि आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यही भाषण है। मोदी की इस हुंकार से चीन में अब हाहाकार मचा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और
अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर, ये दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़, पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने
कुशक बकुला रिम्पोछे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। ये रिम्पोछे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। रिम्पोछे की अगुवाई में यहां अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। ये उन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को, भारतीय सेना को लद्दाख स्काउट नाम से इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली। आज लद्दाख के लोग हर स्तर पर, चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तव्य हो, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए अद्भुत योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रम्य भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं। आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक
भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है, तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। साथियों, महान संत तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, मारामाणम मांडह बड़ी चेलव तेतुम येना नानगे येमम पढ़ाई कहा। यानी शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। साथियों, जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं, तो मैं सबसे पहले
दो माताओं का स्मरण करता हूं। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। मेरे निर्णय की कसौटी यही है। इसी कसौटी पर चलते हुए आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान, इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये भी हुआ है कि अब आप तक सामान भी कम समय में पहुंचता है। साथियों, सेनाओं में बेहतर समन्वय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेख से लेकर शिक्षा तक की सही व्यवस्था के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। आपके साथ ही हमारे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के साथी हो, हमारे
बीआरओ और दूसरे संगठनों के जवान हो, मुश्किल हालात में काम कर रहे इंजीनियर हो, श्रमिक हो, आप सभी अद्भुत काम कर रहे हैं। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की सेवा में समर्पित है। आज आप सभी की मेहनत से देश अनेक आपदाओं से एक साथ और पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है। आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। जिस भारत के सामने और हम सबने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेष रूप से आप सब सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उस सपने का भारत बनाने के लिए, आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोड़ देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। मैं फिर एक बार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो मोदी की ये हुंकार आपने सुनी। लेह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललकारा है और चीन जो है इस ललकार को सुनकर बौखला सा गया है। मेरे साथ इस समय संविधान की शपथ में चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, रक्षा विशेषज्ञ, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही अशोक सज्जनहार जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आपका सर एबीपी न्यूज में। आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेह का दौरा और यहां निमू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन, जरा बताइए आप देश को, मेरे दर्शकों को, किस तरीके से चीन पर लगाम लगाएगा? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये रोमाना, जो प्रधानमंत्री, एक तो उनका वहां पर जाना आज सुबह बिना किसी सूचना के दिए हुए, आपको याद होगा पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाना था, फिर कल शाम को मालूम चला जो वो नहीं आ रहा, और एकदम अकस्मात आज सुबह वो वहां पर पहुंच गए 9:45 बजे। और जैसे उन्होंने भाषण दिया वहां पर सैनिकों को संबोधित करते हुए, देखिए संदेश तो एक था ही, सैनिकों के पास आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने जा रहे हैं। हॉस्पिटल में गए, अस्पताल में, जहां पर कि हमारे लोग वहां पर जो गलवान वैली में 15 जून को जो लड़ाई करते हुए जो जख्मी हुए थे वहां पर अस्पताल में हैं, उनके पास गए, उनसे मुलाकात की, उनको हौसला दिया, उनको कॉन्फिडेंस दिया। तो ये सब तो है, संदेश था सैनिकों के लिए, अपने देश के लिए, चीन के लिए। परंतु जो मैं समझता हूं, जो प्रधानमंत्री ने वहां पर भाषण दिया, एक्सटेम्पोर जो वो बोले हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो केवल चीन के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। क्योंकि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने कही रोमाना वहां पर,
जो अब विस्तारवाद का जमाना चला गया है। और विस्तारवाद का उनका मतलब था बिल्कुल चीन का, क्योंकि चीन ही विस्तारवाद को इतना एक्सपेंशनिज्म के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किए हुए है, न केवल भारत के विरुद्ध, परंतु आप देखिए साउथ चाइना में सी में देखिए, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सबके विरुद्ध, ताइवान के विरुद्ध क्या कर रहा है, जापान में ईस्ट चाइना सी में क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध क्या कर रहा है, अमेरिका के, तो उसका एक्सपेंशनिज्म, उसका पॉलिसी। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया विस्तारवाद को लेकर, बिना नाम लिए जिस तरीके से चीन को बेनकाब किया, मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्या इससे साफ हो जाती है हमारी भारत की कूटनीतिक मोर्चाबंदी चीन के खिलाफ, कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर दुनिया भर में आतंकवाद के मोर्चे पर हिंदुस्तान ने बेनकाब किया, अब यही भूमिका भारत चीन के विस्तारवाद को लेकर अपनाने वाला है। दुनिया भर में चीन को उसकी वो जो विस्तारवाद वाली नीति है ना, उस पर अब घेरेगा भी, बेनकाब करेगा भी हिंदुस्तान। बिल्कुल आपने ठीक कहा रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए अभी तक हमारा पॉलिसी क्या था, अभी तक हमारी नीति क्या थी, जो हम चीन को एंगेज करें। 1988 से वही हमारी नीति चली आ रही थी, जो हम एंगेज करें, प्रयास करें, जो उसके साथ काम करने का हमारा कंपटीशन है, हमारा कोऑपरेशन के कौन कौन से हैं, आर्थिक उसमें क्षेत्र में हम कैसे कैसे अपने काम कर सकते हैं। परंतु क्योंकि हमारा 3500 किलोमीटर का उनके साथ सीमा है, वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, तो हम उसके ऊपर भी बातचीत करते जाएं। और हमारी बहुत दिक्कतें हैं, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमसे 4-5 गुना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं जिससे कि अपने यहाँ जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं। तो अभी तक ये नीतियां चल रही थी, परंतु मेरे विचार से अब 5 मई से जो शुरुआत हुई है और 15 जून को, तो मैं कहूंगा एक वाटर शेड मोमेंट है, एक टर्निंग पॉइंट है, जो इसके बाद भारत और चीन के संबंध जो हमने 1988 में शुरू किए थे, वो अब बहुत पुरानी बात हो गई है और अब बिल्कुल एक नया ही पैराडाइम लिखा जाएगा। और उसके हमने कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण हमने देख भी लिए हैं, जो आपने देखा 59 ये एप्स को यहां से बंद कर देना, बिल्कुल चाइनीज एप्स बैन करने, और ये मेरे विचार से अभी बिल्कुल शुरुआत है। नहीं सर, मुझे लगता है आपको थोड़ा और विस्तार से बताना चाहिए दर्शकों को, वो जो आप पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से पूरा पैराडाइम शिफ्ट होगा। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं लाना चाहती हूँ कि हमको नहीं भूलना चाहिए कि अभी चीन के साथ वो बातचीत का दौर भी तो चल रहा है ना। मतलब 2 दौर की बातचीत जो मोल्डो में चीन की तरफ हुई, 1 दौर की बातचीत जो हमारी तरफ चुशूल में हुई, 11 घंटे तक वो बातचीत चली, और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जो पहला रिएक्शन, प्रतिक्रिया जो चीन की तरफ से आई, वो भी इसी बात को अंडरलाइन करते हुए कि साहब देखिए बातचीत चल रही है, किसी भी पक्ष को इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। तो कुल मिलाकर क्या समझा जाए? देखिए रोमाना, बात ऐसी है, जो बातचीत तो चल रही है और चलती रहनी चाहिए। अभी आपने आप जिक्र किया है आपने, जो 3 मर्तबा, 2 बारी मोल्डो चुशूल में हुआ है, 1 बारी भारत के यहां पर हुआ, 30 जून को हुआ है। ये बातचीत मिलिट्री लेवल पर चलती रहनी चाहिए और बातचीत डिप्लोमेटिक लेवल पर भी चल रही है। आपको याद होगा 5 जून को हुई थी, दोनों हमारे यहां से जॉइंट सेक्रेटरी और वहां पर डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। 22 जून को हुई थी हमारे यहां पर जॉइंट सेक्रेटरी और वहां पर उनके डायरेक्टर जनरल की। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, पॉलिटिकल लेवल पर भी आपको याद है 17 जून को बातचीत हुई थी हमारे विदेश मंत्री की और वांग यी की, उनके विदेश मंत्री की। उसके बाद RIC का भी मीटिंग हुआ था 23 तारीख को। तो देखिए बातचीत तो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम इतने बड़े नेबर्स हैं, इतने बड़े पड़ोसी हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे मसले होंगे जिसके बारे में, तो ऐसा तो दरअसल सज्जनार सर, मैं बातचीत का जिक्र यहां पर इसलिए कर रही हूं कि बातचीत का वो दौर चल रहा है और उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ये दौरा हो जाता है और वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हुंकार, ये ललकार, जहां सीधे निशाने पर वो चीन को लेते हैं, ऐसे में उस बातचीत में जो बार्गेनिंग पावर है हिंदुस्तान की, वो अब इससे और बढ़ेगी। मैं ये समझना चाह रही हूं। जी बिल्कुल बढ़ेगी। देखिए, क्योंकि हमने जो 6 जून को मुलाकात हुई और बातचीत हुई, 6 जून को ये कहा गया जो हम डी एस्केलेट करेंगे और डिसएंगेज करेंगे और फौजें पीछे चली जाएंगी, वो नहीं हुआ। इसी के वजह से ये आप 15 जून को जो हादसा हुआ है जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, वो उसी कारण हुआ क्योंकि चीन आगे आ गया था, वो पीछे हटने को मान नहीं रहा था। 22 जून को भी यही बात हुई है, जो 6 जून को हमारा समझौता हुआ था उसको हम कार्यान्वित करेंगे, उसको हम लेकर जाएंगे, फिर भी नहीं हुआ पीछे। 30 जून को भी यही बात हुई, जो कैसे हम 6 जून की एग्रीमेंट को हम कैसे उसको जमीनी तौर पर उसको हम कैसे पूरा करें,
और जब ये नहीं हो रहा है तभी मेरे विचार से प्रधानमंत्री स्वयं गए हैं उनको बताने के लिए जो हमारा जो पहले का डिमांड था, जो आपको स्टेटस को एंटी लाना पड़ेगा, जो अप्रैल के अंत में जो हालात थे, आप जहां पर थे, आपकी सेनाएं जहां पर थी, हमारी सेनाएं जहां पर थी, वहां पर होना पड़ेगा। ये हमारा बॉटम लाइन है, स्टैंड है। और उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल, ये हमारी बॉटम लाइन है, ये हमारा स्टैंड है। एक और खास मेहमान इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब मौजूद हैं। सिन्हा सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह का दौरा और निमो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम बांसुरीधारी कृष्ण को भी पूजते हैं और हम सुदर्शनधारी कृष्ण को भी पूजते हैं। इसके मायने सर किस तरीके से समझाएंगे आप मेरे दर्शक को? जो पूरे स्पीच मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री का जो स्पीच है, उस पूरे स्पीच को मैं दो हिस्सों में देखता हूं। पहला हिस्सा कि चीन को संदेश, पूरे विश्व को संदेश, और संदेश क्या है कि मिलिट्री पावर, सैनिक शक्ति एक प्री रिक्विजिट है दुश्मनों का, और विश्व में शक्ति की ही पूजा होती है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि विकासवाद ही भविष्य का आधार होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि विश्व को हमेशा खतरा हुआ है विस्तारवाद की नीति से, और जितनी भी अशांति हुई है भूतकाल में उसका मुख्य कारण रहा है विस्तारवाद, जो पॉलिसी चीन फॉलो कर रहा है। एक और बात उन्होंने इसी में ऐड किया कि ऐसी ताकतें जो विस्तारवाद में विश्वास रखती थी या तो मिट गई या उनकी पराजय हुई। तो उन्होंने कहा कि जरूरत है, वक्त का तकाजा है कि पूरे विश्व विस्तारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े। फिर उन्होंने बॉर्डर अपने इंफ्रा डेवलपमेंट के बारे में कहा कि जो खर्चा हुआ है जो इस बार वो 3 गुना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बॉर्डर रोड पे। दूसरा जो उनका बिंदु था वो था फौजियों का मोरल बूस्टिंग संदेश। उन्होंने कहा कि 2 माताएं हैं, एक भारत माता जिसको मैं नमन करता हूं, दूसरी वो माताएं हैं जो वीरों की माता, जिन्होंने ऐसे ऐसे वीर फौजियों को जन्म दिया जो कि देश के लिए अपना जीवन दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और शौर्य की गाथा ऐसी मिलाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन क्या माना जाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हैं तो चीन को सबक सिखाना अब मुमकिन है? यही बड़ा संदेश सामने निकल कर आ रहा है कि चीन को मात देने का रास्ता मोदी ने तलाश लिया है, ये माना जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे और आज के संबोधन को सुनकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार और चीन में हाहाकार, 2 खास मेहमान जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सज्जनहार सर, जिस तरीके से निमू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो जो 2 वॉर फ्रंट की चुनौती भारत के सामने कही जा रही है, तो निमू में तो सर एलएसी से कम फासला एलओसी का, तो कुल मिलाकर दोनों चुनौतियों को एड्रेस भी किया गया आज। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने जैसे संबोधन किया, मेरे विचार से वो संबोधन दोनों देशों के लिए, जो 2 हमारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं, 2 एडवर्सरीज हैं जो कि वहां पर मिलने का है, जो गलवान वैली में अगर चीन वहां पर जो उसकी अगर नापाक हरकत में अगर कुछ वो कर लेते हैं तो वहां से वो मिलकर जाकर सियाचिन के पास गिलगिट बल्तिस्तान में मिल जाए और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ मिल जाएं। तो ये दोनों को ही उन्होंने संबोधन किया है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच में जो साजिश रोमाना वो बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं जो, क्योंकि चीन के पास जो उसके अपने जो एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर एयर स्ट्रिप्स हैं, एयरफील्ड्स हैं, काफी ऊंचाई पर हैं, जिससे कि वो वहां पर ना तो ज्यादा लोड ले सकते हैं ना ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकते हैं। तो वो प्रयास कर रहे हैं स्कार्डू के जो सर समय मेरे पास इतना ही आज, समय मेरे पास इतना ही आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों को उनका जोश हाई कहकर उनका हौसला बढ़ा दिया और साथ ही साथ संदेश क्लियर और लाउड चीन तक पहुंचा दिया है। तो संविधान की शपथ में आज मोदी की हुंकार, चीन में हाहाकार, इसी पर हमने चर्चा की। और आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, चीन की जो विस्तारवाद की नीति है उसी को बेनकाब करके दुनिया के सामने चीन पर लगाम लगाना संभव, और उसी दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ में हमारे साथ बने रहने के लिए।